गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहां पर आपको चाबार पोर्ट के रिगार्डिंग आपको न्यूज देखने को मिलेगी। दरअसल में आप सबको पता होगा कि भारत चाबार पोर्ट के साथ 2005 से एसोसिएटेड है। अब 2005 में इंडिया और ईरान ने अग्री किया कि वो मिलकर इस पोर्ट को बनाएंगे, राइट। और चाबार में भी अगर हम बात करूं ना, तो आपको पता होगा शहीद बेहस्ती पोर्ट, राइट। इस पोर्ट को डेवलप करना यहाँ पे हमने बात करी। बाद में आगे जाके 2015 में इंडिया और ईरान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ, ताकि इसको हम अच्छे से कमर्शियल हब के रूप में डेवलप कर पाए। ठीक है, पर आप जानते होंगे कि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए एंड डेफिनेटली ये भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। बट 2018 में क्या होता है ना, कि हाँ, भारत को एक वेवर दे दिया जाता है कि ठीक है, चलो आप चाबार पोर्ट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि चाबार पोर्ट से हम अफगानिस्तान तक हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं एंड अफगानिस्तान तक हमारी जो मदद है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जो हेल्प होती है। बट अभी पिछले महीने की बात है, सितंबर की। सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि हम ये वेवर हटा रहे हैं यहाँ पे। तो इससे भारत को बड़ी चिंता होगी। अब फाइनली जाकर हमने यहाँ पे एक बार फिर से हमें यहाँ पे इसके अगेंस्ट वेवर मिल गया है। तो यानी कि जो पहले वेवर मिला हुआ था उसको हटाया गया था सितंबर मंथ के अंदर। अब वापस से जाके अब यहाँ पे वेवर हमें फिर से मिल गया है। अब यहाँ पे हम चाबार को डेवलप करेंगे। डेफिनेटली अफगानिस्तान तक भी हमारी जो मदद है वो भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और 6 महीने के लिए यहाँ पे अमेरिकन सैंक्शन से हमें एग्जाम्पशन मिला है। अभी के लिए 6 महीने हैं, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। तो ये अभी रिसेंट इसका न्यूज में कॉन्टेक्स्ट था। दोस्तों, एक मुंबई के अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना कल हमें देखने को मिली और काफी चिंताजनक भी है अपने आप में। दरअसल में क्या हुआ कि एक इंसान था रोहित आर्या के नाम से। अब इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने 17 बच्चों को और 2 अडल्ट को अपने पास हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया एक तरह से। और ब्लैकमेल करने लगा पुलिस को कि आप मेरी बात कुछ लोगों के साथ करवाएं, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं, तभी मैं इन बच्चों को छोड़ूंगा। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं, पर यहाँ पे मेरे कुछ सवाल हैं। अब पुलिस ने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करी, पर जब बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो पुलिस को जबरन अंदर घुसना पड़ा। इस घुसने की वजह से यहाँ पे गोली वगैरह भी लगी उस पर्सन को एंड वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। अब ये तो चलो बात हुई, बच्चे सेफली मतलब घर आ पाए। पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कितना ये क्वेश्चन मार्क चीज हो जाती है कि मुंबई के अंदर इस तरह से 17 बच्चों को और 2 अडल्ट को एक बंदे ने बंदी बना लिया, राइट। अब तरीका पता क्या था, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने बोला कि मैं बच्चों का एक वेब सीरीज बना रहा हूँ, इसलिए वेब सीरीज के अंदर काम करने के लिए बच्चे चाहिए। तो बच्चे ऑडिशन के लिए आया करते थे, तो ऑडिशन के लिए आते थे, तो वहीं पे उसने बंदी बना लिया। पर कंट्रोवर्सी इसके बाद और भी ज्यादा बढ़ गई कि आखिर इस पर्सन की डिमांड क्या थी। देखो, दरअसल में ना, ये अगर पर्सन की बात करें, रोहित आर्या जिसको मारा गया है, ये पर्सन दरअसल में एजुकेशन के साथ लिंक था। इनफैक्ट सरकार जो अभी करंट बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे, उस सरकार के साथ इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करे हैं एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, जैसे उसका एक इनिशिएटिव था स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव, तो वो भी इनिशिएटिव उसने सरकार के साथ किया। तो सरकार ने उसको बदले में काम के लिए पैसे दिए। पर ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा उस इंसान का कहना है कि लगभग 2 करोड़ रुपया उसको यहाँ पे नहीं मिला था। मतलब सरकार के लिए उसने काम कर दिया, पर सरकार ने उसको बदले में पैसा नहीं दिया। इसीलिए वो चाहता था कि कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ वो बात करे, उसका जो पैसा उसका अटका हुआ है, जो सरकार ने पैसा नहीं दिया, वो पैसा उसको मिल पाए। बाद में आगे जाके अगर हम बात करें, अब जो सरकार है वो ये बोल रही है कि नहीं नहीं, इस बंदे को हमने पूरा पैसा दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही मतलब कर रहा था। ठीक है, तो बट अभी आगे जाके जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो और अच्छे से पता लग पाएगा। पर देखो यार, अगर कुछ भी हो, चाहे सरकार ने पैसा दिया या नहीं दिया, पर बच्चों के इस तरह से बंदी बना लेना ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था। हो सकता है उस पर पर्सन आपका ऑब्जेक्टिव सही हो कि हाँ, मेरा पैसा अटका हुआ है, मैं किस तरह से सरकार से वो पैसा निकलवाऊं। बट दैट इज नॉट द वे कि आप बच्चों को यहाँ पे, जो इनोसेंट बच्चे हैं उनको यहाँ पे इस तरह से अपने पास कैप्चर करके रख लें। दोस्तों, डेट है आज की 31 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आप लोग ग्राम सभा तो जानते ही होंगे,
है ना। ग्राम सभा में क्या होता है, देखो गांव के जो लोग होते हैं वो साथ में मिलकर आते हैं, साथ में मिलकर यहाँ पे बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं गांव के लिए क्या बढ़िया चीजें हैं, क्या प्लान्स अच्छे हो सकते हैं, है ना। वोटिंग वगैरह हो गया, वो सारी चीजें एक तरह से साथ में मिलकर की जाती हैं। तो बहुत ही पार्टिसिपेशन का ये बहुत शानदार तरीका है कि जन भागीदारी एक तरह से यहाँ पे होती है ग्राम सभा के अंदर। तो क्यों ना हम ये सेम चीज बच्चों के अंदर लेकर आए, राइट। बच्चों को एम्पावर करें कि वो भी इस तरह से पार्टिसिपेट करें इस तरह की चीजों के अंदर। तो हमने ना जैसा ग्राम सभा होती है बिल्कुल वैसी ही मॉडल यूथ ग्राम सभा यहाँ पे हुआ करेगी स्कूल्स के अंदर। स्कूल्स के अंदर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय इनके बारे में सुना होगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो ट्राइबल्स मोस्टली वहां पे पढ़ते हैं, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल जो हो गया। इस तरह से 1000 से भी ज्यादा स्कूल्स के अंदर इस प्रोग्राम को रोल आउट किया जाएगा, जिसको रोल आउट करने के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगी। तो बच्चे जब स्कूल्स में जाएंगे वो भी इस तरह से बातचीत करके पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के अंदर अपने यहाँ पे चीजें समझ पाएंगे। तो डेफिनेटली जैसे ग्राम सभा के सेशंस होते हैं वैसे ही सेशंस अब स्कूलों के अंदर हुआ करेंगे, जिससे पीपल पार्टिसिपेशन या जन भागीदारी और बेहतर होगी। बच्चों के अंदर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, ये सारी चीजें आ पाएंगी। और यही दरअसल में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हमारा विजन भी है। बच्चे भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स सीख पाएंगे, गवर्नेंस के बारे में उनकी जो समझ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो पाएगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, एक आपका मॉडल यूथ ग्राम सभा पोर्टल भी यहाँ पे किया गया है ताकि डिजिटल लर्निंग भी और बेहतर हो पाए। एंड इस तरह से बच्चे सिर्फ किताबों में सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ें, वो बच्चे प्रैक्टिकल भी यहाँ पे सीख पाएं, रियल वर्ल्ड वाली चीजें अंडरस्टैंड कर पाएं। और जो गैप होता है ना कई बार हम जो पढ़ते हैं और जो रियल वर्ल्ड में होता है, उस गैप को ब्रिज करना ही हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। एंड डेफिनेटली इससे हमारा जो विकसित भारत का सपना है वहां तक पहुंचने में भी, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने के अंदर भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। तो इसकी जो मिनिस्ट्रीज हैं एंड ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। अब पहले तो इस वर्ड का आप मीनिंग समझने की कोशिश करें। देखो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं, बेसिकली हमारे ऐसे जो लोग हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, अब हम चाहते हैं ना कि उनको भी हम ट्रेनिंग दें, उनको भी हम सिखाएं, उनको भी चीज़ें पढ़ाएं एंड उनको भी अपना जो फुल पोटेंशियल है ना उसको अचीव करने के अंदर हम यहाँ पे मदद कर पाएं। अब आप जानते होंगे कि दिव्यांगजन की स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को हो सकता है फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो, कुछ बच्चों को हो सकता है स्पीच थेरेपी की ज़रूरत हो, कुछ बच्चों को हो सकता है स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि मान लो मतलब उनको सुनाई थोड़ा कम देता है, किसी बच्चे को हो सकता है कि देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी बच्चे के थोड़ा दिमाग में थोड़ा कुछ इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी बच्चे को काउंसलिंग देने की ज़रूरत हो सकती है। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं ना, ये दरअसल में आपकी रिहैबिलिटेशन एजुकेशन के अंतर्गत ही आती हैं। और इसी रिहैबिलिटेशन एजुकेशन के लिए हमारे पास दरअसल में एक काउंसिल भी है जिसका नाम है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। दरअसल में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करती है। इसको आरसीआई एक्ट 1992 के माध्यम से बनाया गया था। इसका काम यही है कि जो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, कि जैसे आप आज के समय भी आप नोटिस कर पाओगे कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग ना स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत डिप्लोमा होता है, डिसेबिलिटी स्टडीज़ में आप अपना सर्टिफिकेट कोर्स आप ले सकते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कोर्सेज आने लग गए हैं। तो जो लोग ये कोर्सेज करते हैं वो फिर बच्चों को पढ़ाते हैं जिन जो दिव्यांगजन होते हैं, ठीक है ना। तो उसको पूरा रेगुलेट करना, पूरा ओवरऑल देखना, वो आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की यहाँ पे जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं ताकि रिहैबिलिटेशन एजुकेशन को बेहतर किया जा पाए। उन लोगों को हम यहाँ पे स्ट्रेंथन कर पाए जो दिव्यांगजन को पढ़ाएंगे, दिव्यांगजन को अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने के अंतर्गत मदद करेंगे। उसके लिए हमने चीज़ें यहाँ पे आसान करी हैं। क्या आसान किया है, देखो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। रिहैबिलिटेशन काउंसिल के अंतर्गत ना एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसका नाम है सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक तरह का ये डेटाबेस है। जो भी देखो कोई भी रैंडम इंसान पर, ऐसा नहीं है कि रैंडम इंसान उठ के चलो ठीक है मैं पढ़ाने लग जाता हूँ दिव्यांगजन को ना, यहाँ पर आपके जो भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं बस वही पढ़ा सकते हैं या वही चीज़ें सिखा सकते हैं उनको। तो उसका एक डेटाबेस जो होता है वहाँ नाम डिटेल वगैरह जो होती है
उसको हम बोलते हैं सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। ठीक है, ताकि क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड पर्सनल ही यहाँ पे कर पाए और एक नेशनल रिकॉर्ड हो और चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो पाए। तो इसके लिए जो फीस वगैरह लगती थी ना, वो सारी की सारी फीस को वेव ऑफ कर दिया गया है। तो काफ़ी हद तक जो प्रोसेस है काफ़ी आसान हो चुका है। इसके अलावा एक बार आप इस रजिस्टर का पार्ट बने तो अब आप 7 साल तक उसका पार्ट रहेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चीज़ें सीख ली कि कैसे पढ़ाना है या कैसे उनको डील करना है तो आप हमेशा रहेंगे ना। आपको समय समय के ऊपर यहाँ पे इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन हो। बट अब हमने पहले तो टाइम बढ़ा दिया है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, इफ़ यू आर स्कोरिंग वेल, तो उस केस में 100+ अगर आपके कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन पॉइंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो रजिस्टर में नाम था आपका रिन्यू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक डिजिटल डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर कोई भी चीज़ें आपको ठीक करनी हो यहाँ पे की जा सकती हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है, ताकि यहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम्स वगैरह है ना उनमें कोई समस्या ना आ पाए। चीज़ें सिंप्लीफाई करी गई हैं, एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स करे गए हैं। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, जो चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाती हैं, इन पर्टिकुलर आपके बीएड के अंदर, एमएड के अंदर, रिहैबिलिटेशन एजुकेशन के अंदर, उसमें बहुत सारे इंडियन ऑथर बुक्स को भी ऐड किया गया है। जो कंटेंट होगा रीजनल लैंग्वेजेस के अंतर्गत भी होगा। तो इस तरह के टूल्स वगैरह जो होंगे ना, वो यहाँ पे इन्हेंस किए गए हैं, लोकल मेड टूल्स जो होते हैं, ताकि आगे जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो भी उसमें भी कोई इस तरह की समस्याएं ना आए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं एंड रिहैबिलिटेशन एजुकेशन उनके फुल पोटेंशियल को अचीव करने के अंदर एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर पोसाइडन टॉर्पीडो। देखो, दरअसल में ना मुझे आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करने हैं रशिया के रिगार्डिंग। एक पोसाइडन टॉर्पीडो है और दूसरा है बुरेवित्सनिक क्रूज मिसाइल। सबसे पहले एक काम करते हैं, बुरेवित्सनिक क्रूज मिसाइल डिस्कस करते हैं। देखो, रशिया ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रखा है आज के समय के ऊपर। कैसे? देखो, पहली चीज तो ये है कि दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल यहां पे डेवलप कर ली है रशिया ने। देखो, ये कैसी है? फर्स्ट एवर, दुनिया में पहली ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। अब आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जो इस तरह से आपका ग्रेविटी के अंतर्गत यहाँ पे परफॉर्म करती है, ठीक है। पर अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये बहुत ही कम एल्टीट्यूड के ऊपर ऐसे मूव कर सकती है एंड इसको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर, ऐसी मिसाइल तो हैं। अरे ऐसी तो हैं, पर न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल नहीं ना है दुनिया के अंदर। तो दरअसल में रशिया ने अभी क्या किया, रशिया ने जो यहाँ पे बताया है वो ये बताया है, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल क्या है, न्यूक्लियर पावर, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत 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 लंबे समय तक यहाँ पर जो मिसाइल है वो यहाँ पे मूव कर सकती है। ये मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी। तो रशिया ने यहाँ पे ये बताया कि लगभग 15 घंटे और रफली ट्रैवल टाइम इसका, मतलब ट्रैवल किलोमीटर थे 14,000 किलोमीटर। इतना यहाँ पे लंबे समय के लिए यहाँ पे इसने फ्लाइट ड्यूरेशन अभी ली है। और रशिया क्लेम कर रहा है कि इसकी रेंज जो है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड के आसपास, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, होता पता क्या है, जो आपकी नॉर्मल क्रूज मिसाइल होती हैं उनमें केमिकल फ्यूल यहाँ पे आप बर्न करते हो तो वो तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। पर ये जो बर्नस्विक है ना, ये जो क्रूज मिसाइल यहाँ पे रशिया ने टेस्ट की है, यहाँ पर कंपैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल हुआ है। तो इस वजह से रेंज इसकी थ्योरेटिकली अनलिमिटेड होगी, क्योंकि हो क्या रहा है, इसमें आपकी हवा आएगी, हवा आपके न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट अप होगी एंड उससे थ्रस्ट मिलता रहेगा। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड रेंज इसकी यहाँ पे है। ऐसी कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है आज के समय के ऊपर, ठीक है ना। और ऐसा यहाँ पे रशिया बता रहा है कि भाई इसको डिटेक्ट करना, इसको इंटरसेप्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, नेटो वेटो कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे रशिया यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वाला ये मूव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रशिया की तरफ से। रशिया इसको यहाँ पे नाम दिया है बुरेवेंस्निक, ठीक है। नेटो ने इसका नाम दिया है यहाँ पे स्काईफॉल। तो ये एक न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस थिंग हैज हैपेंड एंड ये काफी काफी लंबे समय तक यहाँ पे, लंबे टाइम तक यहाँ पे फ्लाइट यहाँ पे कर पाएगा, ठीक है ना। तो वर्चुअली इसकी लिमिटेड अनलिमिटेड रेंज आपको देखने को मिल जाती है। अब इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल होगा और इसीलिए लंबे समय तक यहाँ पे ये छोटे एल्टीट्यूड के ऊपर मूव कर सकता है। तो डिटेक्ट करना भी अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे चैलेंजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सामने का कोई डिफेंस सिस्टम होगा उसको आराम से ये बाईपास कर जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दुनिया में ऐसा कोई कंपैरिजन इसका आपको नहीं देखने को मिलता। तो देखो, यहाँ से एक तो ना, पहले तो दुनिया में एक युद्ध सा छिड़ जाएगा इससे। तो न्यूक्लियर रेस जो
हमें पहले कोल्ड वॉर के समय देखने को मिल रही थी ना, अब ऐसा लग रहा है कि वापस वो बढ़ने लगी है। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, अभी आज के समय न्यूक्लियर वारहेड जो है रशिया के पास 5,500 के आसपास है, और यूएस के पास भी 5,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों कंट्रीज के पास ही दुनिया का 87% के आसपास वर्ल्ड न्यूक्लियर स्टॉक पाइल देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर्टिकुलर न्यूज से काफी खफा हुए हैं, एंड उन्होंने यहाँ पर जो पेंटागन है ना, उनको बोल दिया है कि जो भी हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हैं जो हमने रोके हुए थे ना, उनको आप इमीडिएटली अभी के अभी उनको वहां पे रीस्टार्ट करिए। तो डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं न्यूक्लियर के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि रशिया तो बहुत ज्यादा टेस्ट किया जा रहा है। और ये केवल एकमात्र ऐसा टेस्ट नहीं था, रशिया ने एक और बहुत ही शानदार टेस्ट किया, वो था पोसाइडन टॉर्पेडो के रिगार्डिंग। अब सवाल आता है, अब ये क्या कर दिया रशिया ने? देखो, दुनिया का पहला, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये भी दुनिया का पहला ही है। क्या है ये? दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन। देखो, ड्रोन्स तो आप सुनते होंगे ना, हाँ जी सर, ये अंडर वाटर, ये पानी के नीचे वाला ड्रोन है, और ये न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर कैपेबल है। मतलब इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड आप कैरी कर सकते हो, और ये भी आपका जो इसकी जो रेंज होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है, तो वर्चुअली अनलिमिटेड रेंज का आपको यहाँ पर ये ड्रोन देखने को मिल जाएगा जो अंडर वाटर काम करता है। ऐसा भी यहाँ पे कोई ड्रोन आपको दुनिया में नहीं देखने को मिलता जो न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर कैपेबल है। तो रशिया ने भाई ये भी आपका सक्सेसफुल टेस्ट इसका कर दिया है, जिसका नाम दिया गया है पोसाइडन टॉर्पेडो। ठीक है, ऑटोनमस न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल आपको अंडर वाटर ड्रोन देखने को मिलता है। देखो, जो आपके हवा में होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन जो होते हैं, या फिर ये पानी के नीचे है ना, तो इनको बोलते हैं अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। ठीक है, तो इसमें कोई इंसान की जरूरत नहीं होती, या इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, आप रिमोट से कैसे भी इसको यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। तो ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो रफली 20 मीटर के आसपास है, इसका डायमीटर 2 मीटर के आसपास है, और ये जो आपका नीचे, अगर हम डेप्थ की बात करें, पानी में कितनी डेप्थ तक काम कर सकता है, रफली अप टू 1000 मीटर। और इसको डिटेक्ट करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी डेप्थ पे यहाँ पे मूव कर सकता है। बाकी इसकी रेंज मैंने आपको बता दिया कि लगभग अनलिमिटेड रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो रशिया का ऐसा कहना है कि ऐसा कोई इसका कंपैरिजन अभी आज के समय दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। जितने भी डिफेंस सिस्टम अभी दुनिया में हैं, वो यहाँ पर इसको डिटेक्ट करने के लिए अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब रशिया ने ये डिटेक्शन करके या ये टेस्ट करके दुनिया को सकते में डाल दिया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्रोन के माध्यम से दुनिया में रेडियो एक्टिव सुनामी लाई जा सकती है। खासकर जो कोस्टर पे ऊपर सिटीज होती है ना, वहां पर एक तरह से जो आपकी कोस्टल सिटी पूरी की पूरी तबाह की जा सकती है इस पर्टिकुलर वेपन से। इसमें इतनी ज्यादा क्षमता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि ओशन स्वेल होगा, उससे कहीं ना कहीं जो कोस्टल वाली सिटीज हैं वो रहने लायक बचेंगी ही नहीं। ठीक है ना, तो इससे ये भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो पोसाइडन है वो रशिया का डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर आर्सेनल का बहुत बहुत ज़्यादा हिस्सा हो चुका है। बट स्विस्निक के साथ है, ये दोनों अगर कंबाइन कर दें तो बहुत ही चैलेंजिंग अपने आप में देखने को मिल जाएगा। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से प्रेशर डाल रहे थे रशिया के ऊपर कि आप रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करिए, तो रशिया यहाँ पर युद्ध तो चलो खत्म नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे नेटो को और यूएसए को और बाकी कंट्रीज को भी एक तरह से सामने डरा रहा है कि देखो हमारे पास कितने कितने पावरफुल वेपन्स आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं आज के समय यूएसए को भी पीछे छोड़ने की यहाँ पे कैपेबिलिटी यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये पोसाइडन टॉर्पीडो एंड साथ ही साथ जो मैंने बात करी बुरेवित्सनिक क्रूज मिसाइल, आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है इंडी एंड पुलिनकडी लाइम्स के बारे में। लाइम का मतलब क्या होता है? लाइम का मतलब होता है नींबू। ठीक है, तो नींबू की बेसिकली बात हो रही है। तो इंडिया ने पहली बार जीआई टैग्ड इंडी लाइम और पुलिनकुडी लाइम को यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे भेजा है। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले तो अगर हम बात करें पुलिनकुडी लाइम, आई एम वेरी सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है यहाँ पे। तो ये जो आपका नींबू है ये आपको तमिलनाडु के तेनकासी डिस्ट्रिक्ट में ग्रोन होता हुआ देखने को मिल जाएगा, कन्याम रीजन के अंदर। तो इसके जो खास चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर नींबू के बारे में वो यही है कि इसका जो छिलका होता है बहुत ही पतला होता है, एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिस वजह से विटामिन सी में काफ़ी मात्रा इसमें अच्छी होती है। तो जूस यील्ड अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ आपका बेवरेजेस बनानी है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होना है, तो ये नींबू बहुत ही ज़्यादा शानदार काम करता है, और इसको अप्रैल 2025 में जीआई टैग भी यहाँ पे मिला था। बाकी दोस्तों बात करते हैं इंडी लाइम की, तो ये दरअसल में कर्नाटका के विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में ग्रोन होता देखने को मिल जाएगा।
एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसका स्मेल भी अच्छा होता है एंड टेस्ट भी, एंड एसिडिटी बैलेंस्ड रहती है और इसमें भी जूस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डोमेस्टिकली भी देश के अंदर भी और विदेशों में इसका काफ़ी ज़्यादा आपको डिमांड आपको देखने को मिलती है। एंड क्योंकि जिसके कंडीशंस इसकी सेमी एरिड होती हैं, तो वहाँ ग्रो करने की वजह से और ट्रेडिशनल कल्टीवेशन की वजह से इसको यहाँ जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो इनकी स्टेट्स याद रखना, इंडी लाइम आपका कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में है और पुलियनकड़ी लाइम आपका तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास एपिडा है, एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये एक अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसने डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड इससे हमारी आत्मनिर्भर भारत में वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव में हेल्प मिलती है। बाकी हम चाहते हैं हमारे जो जीआई टैग्स वाले प्रोजेक्ट हैं उनको हम दुनिया भर में भेजें एंड डेफिनेटली इसने हेल्प किया है। बाकी आप लोग जानते होंगे जीआई टैग के बारे में, तो किसी पर्टिकुलर जगह के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ से ओरिजिनेशन होने की वजह से उसको जब आईपीआर मिलता है वो जीआई टैग होता है। जैसे आप लोगों ने दार्जिलिंग चाय के बारे में सुना होगा, वो एक जीआई टैग है वहाँ पे। तो उसमें लोकल रीजनल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश है ताकि एक्चुअल में जो बेनिफिट हो वो लोकल लोगों को ही बेनिफिट हो, ना कि कोई भी रैंडम इंसान उससे बेनिफिट कर पाए। तो ये जो जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा दिया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था एक्सरसाइज त्रिशूल। दोस्तों एक्सरसाइज त्रिशूल में किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं, बल्कि भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये ट्राई कॉम्बैट एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। लोकटक लेक दोस्तों आपकी मणिपुर के अंदर है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की, तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का रोल नहीं है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।